Hello and welcome. This is the second part of the chapter Parties and Party System in India. In the first part, we have already discussed about meaning, basic features and functions of the parties and also discussed about the criteria for recognition as the national and state parties. Now in this part, we are going to discuss about the Congress system जो कि आपकी बुक में सेकंड चैप्टर में दिया गया है इन योर ओल्ड सिलेबस। इस चैप्टर का नाम था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो जो कंटेंट उस चैप्टर से चैप्टर 2 से इसमें मर्ज किया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से द कांग्रेस सिस्टम टॉपिक के रूप में ऐड किया गया है। सो लेट्स बिगिन। तो कांग्रेस सिस्टम है क्या? द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 3 लोकसभा, तो पहली 3 लोकसभा का पीरियड क्या था? फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में, और सेकंड लोकसभा इलेक्शन होता है 1957 में, और तीसरा इलेक्शन होता है 1962 में। तो थर्ड लोकसभा इलेक्शन का पीरियड क्या होगा? 1962 टू 67। तो इस तरीके से फर्स्ट 3 इलेक्शन का पीरियड था 1952 टू 1967, जिसे कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड कांग्रेस वाज रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इस पीरियड में कांग्रेस का केंद्र में भी और ज़्यादातर राज्यों में भी शासन था। कांग्रेस रूल कर रही थी, और सिर्फ रूल नहीं बल्कि ये अपनी सरकार चला रहे थे बड़ी धाक से, क्योंकि जो मेजॉरिटी थी इनकी ड्यूरिंग दिस पीरियड वो बहुत ज़्यादा थी, और जो अपोजिशन था वो बिल्कुल ना के बराबर था। अपोजिशन का दर्जा तक पाने के लिए अदर पार्टीज़ को मिनिमम सीट्स तक नहीं मिल पाती थी, और जो कांग्रेस की मेजॉरिटी होती थी वो होती थी करीब 3/4, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्पेशल लॉज के लिए या अमेंडमेंट के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो कितनी चाहिए? 2/3। तो इनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से कांग्रेस अपने तरीके से, चाहे वो कानून पास करना हो, अमेंडमेंट करना हो, वो पूरी तरीके से सक्षम थी। इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है कांग्रेस सिस्टम के नाम से, इसको जाना जाता है, क्योंकि सब कुछ कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस के बाहर कुछ भी नहीं था। तो अगर आप उस समय की पॉलिटिक्स को देखें तो आपको समझ में आएगा कि अपोजिशन अलग से कुछ भी नहीं था, क्योंकि किसी भी पार्टी को जो मिनिमम सीट्स चाहिए अपोजिशन का दर्जा लेने के लिए वो उनको नहीं मिल पाती थी। और जो अपोजिशन था वो भी कांग्रेस के भीतर ही था। जो कांग्रेस के लीडर थे वही कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने लगते थे। वो जो नेहरू की जो पॉलिसी है उसी के खिलाफ बोलने लगते थे, और ये जो क्रिटिसिज्म था इसको बहुत पॉजिटिव मैनर में इसको लिया जाता था उस टाइम। वो आज की जैसी की पॉलिटिक्स नहीं थी जिसमें पार्टी के कुछ ही बड़े लीडर्स का दबदबा रहता है। जैसे कि आप आज देखते हैं, मान लीजिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठा दी तो वो पार्टी से बाहर होगा। तो जैसा आज इस समय होता है उस समय की पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होता था। उस समय इस तरीके की नेगेटिव वाली पॉलिटिक्स नहीं थी, और अपोजिशन की भी वैसी ही रेस्पेक्ट थी उस टाइम पर जैसे कि पार्टी के मेंबर की होती है। और उनका जो क्रिटिसिज्म था, जो उनकी बातें थी वो सुनी जाती थी रेस्पेक्टफुली, अपनी बात रखने की आज़ादी थी उनको। तो आज की पॉलिटिक्स में लेकिन अगर आप देखें तो अभी जैसे कि कुछ दिन पहले का ही एग्जाम्पल है, स्पीकर के पास जो है जाकर पेपर फाड़ दिए गए, माइक तोड़ दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके का आज की पॉलिटिक्स में ये सब हमें देखने को मिलता है, उस समय की पॉलिटिक्स में नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, अगर राम मनोहर लोहिया अगर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपस में एक दूसरे से वो जेलेसी रखेंगे या बातचीत नहीं करेंगे। वो बातचीत भी करेंगे, चाय भी पियेंगे, और तो इस तरीके की पॉलिटिक्स उस समय की थी। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं, उनकी एक अपनी अलग पार्टी थी, और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उनके जो विचार थे वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग थे। और लेकिन उनको बाद में जो है आपने देखा कि संविधान सभा में उनको शामिल किया गया। और जबकि जो उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, फाइट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बनने के लिए, वो लड़ा था
पाकिस्तान वाले हिस्से से, जो जो पार्ट पाकिस्तान में चला गया था उस वाले हिस्से से, और वहाँ से भी वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद भी उनको अप्रोच किया गया, उनको सभा में शामिल होने का उनको न्योता दिया गया। और सिर्फ उनको संविधान सभा में ही शामिल नहीं, उनको बल्कि बहुत महत्वपूर्ण पद उनको दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन उनको जो है बनाया गया। और उसके बाद में वो नेहरू सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। लेकिन उसके बाद भी उनके वैचारिक मतभेद जो थे वो बने रहे नेहरू जी से। हिंदू कोड बिल को लेकर उनके मतभेद थे नेहरू से। उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो इस तरीके से उस टाइम की पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो वो बहुत पॉजिटिव मैनर वाली थी। तो इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन कांग्रेस वोन टोटल 364 सीट्स आउट ऑफ 489। तो उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, इसलिए कांग्रेस को इतनी सीटें मिली 364। और जो पार्टी कांग्रेस के बाद सेकंड पोजीशन पर थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी, और उसने जीती थी सिर्फ 16 सीटें। तो आप इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पार्टी में यहाँ पर कितना गैप है, जो उनको पोजीशन है जो उनकी हैं। और तो उस समय की जो अपोजिशन पार्टी थी वो उसको कितनी सीटें मिली, सिर्फ 16 सीटें। और उसी समय पर स्टेट के इलेक्शन भी होते हैं, लोकसभा इलेक्शन के साथ ही, जिसमें स्टेट्स में भी जो है सेम पोजीशन रहती है। ज़्यादातर सीट्स पर कांग्रेस ही जीत कर आती है। सिर्फ त्रावणकोर जो कि आज केरल का पार्ट है उसको छोड़कर। मद्रास और उड़ीसा में भी कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आ पाई, लेकिन फाइनली जो इन स्टेट्स में जो है कांग्रेस ने ही अपनी सरकार बनाई थी। और ये जो मैप है आप इसमें आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में दिया गया है ये मैप। इसमें जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें सभी सीटों पर जो है कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो 1952 से 67 का है ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें जो है कांग्रेस ने जो सीटें जीती ये उनको शो कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं। और सेकंड पोजीशन पर ये जो है ये IND, ये जो IND है, ये IND का मतलब है इंडिपेंडेंट। तो ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने किसी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट रूप से इलेक्शन फाइट किया। तो इस तरीके से ये मैप जो है स्टेट के इलेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने सभी सीटें स्टेट के इलेक्शन में जीती, ज़्यादातर स्टेट्स में, एक्सेप्ट केरला एंड जम्मू कश्मीर। तो 1957 में क्या हुआ, CPI ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, 60 सीट्स आउट ऑफ 126 स्टेट के इलेक्शन में। इसके अलावा इन्हें कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी सपोर्ट हासिल था केरल में। और इसके लीडर थे EMS नंबूदरीपाद, इन्होंने सरकार बनाई उनकी सपोर्ट से। और ये पहली ऐसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पूरे वर्ल्ड में जिसने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर सरकार बनाई। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी तक इंटायर द वर्ल्ड कहीं पर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर नहीं आई थी, इलेक्शन के थ्रू कहीं भी उन्होंने सरकार उनकी ऐसी देखने में नहीं आई थी। तो ये काफ़ी आश्चर्य इसको माना गया पूरे वर्ल्ड में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू अपनी सरकार बनाए। और लेकिन ऐसा हुआ भारत में। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, इसको 1959 में इसको डिसमिस कर दिया गया बाय यूजिंग आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी 3 तरीके से लगाई जाती है, आपने पढ़ा है। एक तो आर्टिकल 352 के तहत वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है, और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगाई जाती है। ये आप सब पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है, लेकिन कोविड-19 के समय में ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी नौबत आ सकती थी। खैर, आर्टिकल 356 में ये प्रोविज़न है कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाती है, अगर ये
ऐसा लगता है कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, और गवर्नर अगर ऐसी रिपोर्ट दे दें प्रेसिडेंट को, ठीक है, और प्रेसिडेंट को ये विश्वास हो जाए कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन भारत के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है या वहाँ नहीं चलाया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पर उस स्टेट में गवर्नर या प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेंगे वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद में संभालेंगे, रन करेंगे। मतलब ऐसी स्थिति में उस स्टेट का टोटली एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है, सीधे सीधे अगर हम इसको कहें तो जो केरल में 1956 में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया, इसे फर्स्ट मिसयूज ऑफ दिस आर्टिकल कहा गया। ये कहा गया कि आर्टिकल 356 का मिसयूज किया गया है। ठीक है, और कांग्रेस ने ये इमरजेंसी जो है वो जानबूझकर लगाई है। देखिए, हुआ ये था कि केरला की जो गवर्नमेंट थी उसने एक एजुकेशन बिल पास किया था, और उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हो गया। जो ये एजुकेशन बिल पास किया था उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा दी थी, और वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेल हो गई है, ऐसा कांग्रेस ने ये कहा, और ये कहकर कांग्रेस ने वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अदर वर्ड से हम कंपेयर करेंगे कि कांग्रेस का डोमिनेशन कैसा था। तो अदर कंट्री में भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेशन अदर कंट्रीज से बिल्कुल अलग रहा है। अदर वर्ल्ड में जिस देश में भी वन पार्टी रूल रहा है वो मोस्टली कैसा रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक। वन पार्टी रूल ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहा है, जहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी ही नहीं है, जैसे कि चाइना में है। वहाँ पर जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वही सिर्फ इलेक्शन फाइट कर सकती है, इसके अलावा दूसरी किसी पार्टी को वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी नहीं है। इसके अलावा क्यूबा है, ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और इसके अलावा जैसे कि जो जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, जैसे कि सीरिया में, वहाँ पर किसी को भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट वहाँ पर जो करने ही नहीं दिया जाता है, इलेक्शन में खड़े होने की आज़ादी नहीं है। तो इस तरीके से कांग्रेस का जो डोमिनेशन हम देखते हैं वो कैसा था, वो डेमोक्रेटिक था। कांग्रेस बाकायदा इलेक्शन फाइट करती थी और जीत कर आती थी, इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होते थे, और यहाँ पर पूरे तरीके से आज़ादी थी सभी पार्टीज़ को, इंडिविजुअल्स को, कि वो इलेक्शन में फ़ाइट कर सकें। इसके अलावा अदर कंट्रीज हम देखें जैसे कि म्यांमार है, बेलारूस है, इजिप्ट है, एरिसिया है, इन सभी में वहाँ का जो लीगल सिस्टम है उसकी वजह से यहाँ पर, या फिर मिलिट्री के रीजन्स की वजह से वहाँ पर अदर पार्टीज़ को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की आज़ादी नहीं थी। इन मैक्सिको PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसके बारे में आप क्लास 9th में आप सिविक्स में आप पढ़ चुके हैं। इस पार्टी ने करीब 6 डिकेड्स 6 दशकों तक रूल किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते थे, यहाँ पर इलेक्शन होते थे बाकायदा, लेकिन दीज इलेक्शन वर नॉट फ्री एंड फेयर। यहाँ पर पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरी थी उसको यूज किया जाता था इलेक्शंस में, ताकि PRI जो वहाँ की पार्टी थी वही इलेक्शन जीते। जितनी भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, सर्वेंट्स थे, उनको PRI के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो इलेक्शन में जीत जाए। मतलब अगर किसी पोलिंग बूथ में अगर ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टी जीत रही है तो वहाँ पर उस पोलिंग बूथ को का जो इलेक्शन है उसी को ही कैंसिल कर दिया जाता था। तो इस तरीके की जो मेल प्रैक्टिसेस थी वहाँ पर होती थी, और PRI ने मैक्सिको में इस तरीके से 6 डिकेड्स तक रूल किया। लेकिन कांग्रेस का डोमिनेंस अगर हम देखें तो वो टोटली डिफरेंस है इन सभी सिस्टम से। कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा है वो टोटली डेमोक्रेटिक मैनर में रहा है, इलेक्शंस भी यहाँ पर फ्री और फेयर होते रहे, किसी अदर पार्टी या कैंडिडेट को इलेक्शन कॉन्टेस्ट से यहाँ पर रोका नहीं गया, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कांग्रेस के लिए लोगों ने वोट
किया और कांग्रेस इस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से लगातार जीतती रही। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस के डोमिनेंस के क्या कारण थे? तो देखिए, फर्स्ट रीजन वाज इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी में मूवमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था कांग्रेस का। कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट को लीड कर रही थी। जितने भी प्रमुख लीडर्स थे वे सभी कांग्रेस में थे। गांधी जी के एक आवाज़ पर पूरा देश उमड़ पड़ता था। इसके अलावा चाहे नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनकी एक आवाज़ पर जनता उमड़ पड़ती थी। तो इस तरह से आज़ादी के समय से ही कांग्रेस की जड़ें आम जनता में काफ़ी गहरी थी। जनता का पूरा विश्वास कांग्रेस को हासिल था, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कांग्रेस को मिला। और ये आज़ादी के पहले ही तय हो चुका था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शंस। हमने बात की कि कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं था कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। दरअसल कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म थी जहां पर बहुत सारी विचारधाराएं थी। इन सभी विचारधाराओं का समावेश कांग्रेस में था और जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे उन्हें मैनेज किया जाता था। पॉजिटिव वे में उन विचारों को सुना जाता था और फिर जो सही समझा जाता था, जो राष्ट्र के हित में होता था, वैसा विचार एडॉप्ट किया जाता था। तो इस तरीके की समावेशित राजनीति का ये पीरियड था और ये मुख्य वजह थी जिस कारण से कांग्रेस का डोमिनेशन, ये डोमिनेंस से प्रभुत्व लंबे समय तक बना रहा। विभिन्न आइडियोलॉजीज का समावेश कांग्रेस में था, जिस वजह से इसे अम्ब्रेला पार्टी भी इसको कहा जाता है। आपने सोशलिस्ट पार्टी का नाम सुना होगा। ये एक फैक्शन था कांग्रेस के अंदर जिसने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी पार्टियों का इमरजेंस होता है जो पहले कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस में एक फैक्शन के रूप में थी, तो और बाद में उन्होंने एक अलग अपनी अलग पार्टियां बनाई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे कांग्रेस में, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, क्रिटिसिज्म भी होता था, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता था, एक दूसरे को सुना जाता था, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती थी, विभिन्न विचारों में एक मत बनाने की कोशिश होती थी, जिस वजह से कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में खुद को लंबे समय तक बनाए रही। नेक्स्ट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉपुलैरिटी। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था आज़ादी के समय से ही, जो प्रांतीय समिति थी या स्टेट समिति थी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ पर समितियां थी। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे वो बाकायदा इलेक्ट होते थे। कार्यकारी समितियां बनती थी। तो इनका एक अपना प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था, अपना एक स्ट्रक्चर था जो कि इंटरनली डेमोक्रेटिक मैनर में था। इनकी समितियां पहुंच लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, स्टेट, सभी लेवल पर थी। लोगों में अपनी गहरी पकड़ बनाए हुए थी कांग्रेस, लोगों के बीच जाकर काम करना। तो इस तरह लोग जो है कांग्रेस से पूरी तरीके से आज़ादी के समय से ही जुड़े हुए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सिर्फ कांग्रेस को ही पहचानते थे, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। नेक्स्ट इज सोशल कोएलिशन ऑफ ऑल क्लासेस, कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ऑल क्लासेस मतलब हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कास्ट, ऑल रिलीजियस ग्रुप्स वर रिप्रेजेंटेड इन कांग्रेस। तो कांग्रेस एक ऐसी ऑल इंडिया पार्टी थी जिसमें हर रीजन से, हर रिलीजन से, कास्ट से, क्लास से, हर तरह की आइडियोलॉजी कांग्रेस में मौजूद थी। हर तरह का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में शामिल था। नेक्स्ट इज कोएलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म थी, एक ऐसी अम्ब्रेला पार्टी थी जिसमें विभिन्न विचारधाराएं शामिल थी। वेरियस आइडियोलॉजीज़ को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी और जो पार्टीज़
बाद में बनी है, अगर उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, तो वे सभी कांग्रेस से ही इमर्ज हुई हैं। वो पहले क्या था, वो पहले कांग्रेस में ही फैक्शन के रूप में थी और बाद में वो पार्टी के रूप में इमर्ज हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। इस मेथड ऑफ इलेक्शन में हमने पढ़ा कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी विनर मानी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जीतने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए, आपको चाहे 70% वोट मिले, 50% मिले, 30% मिले या उससे भी कम मिले, लेकिन अगर अदर पार्टीज या कैंडिडेट से आपकी वोट ज़्यादा हैं तो आप विनर माने जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। किसी इलेक्शन में अगर मान लीजिए 10 पार्टियाँ शामिल होती हैं और उन्हें वोट मिलते हैं, यहाँ आपने 5 पार्टियाँ ली हैं, मान लीजिए 5 पार्टियाँ शामिल होती हैं और पार्टी ए को मिलते हैं 30% वोट और पार्टी बी को मिलते हैं 25% वोट, पार्टी सी को मिलते हैं 23%, डी को मिलते हैं 12%, ई को मिलते हैं 10%। तो यहाँ जीतने वाली पार्टी कौन होगी? यहाँ जीतने वाली पार्टी होगी ए, जिसको 30% वोट मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्टी को मेजोरिटी तो नहीं मिली। मेजोरिटी का मतलब क्या है? 50% प्लस 1। लेकिन यहाँ पर वोट इसको कितने मिले? 30%। लेकिन उसके बाद भी ये पार्टी जीत रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बाकी सभी पार्टियों के वोटों को अगर हम मिला दें, ठीक है, इन सभी के वोट्स को अगर हम मिला दें तो कितना होंगे? 70%। लेकिन इनमें से कोई भी पार्टी यहाँ पर विनर नहीं होगी। विनर कौन सी होगी? पार्टी ए होगी, जिसको 30% वोट मिले हैं, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो इस तरीके से अगर सभी सीटों पर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर पार्टी ए की ही स्थिति सभी सीटों पर अगर ऐसी रहती है, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो क्या होगा? ये 100% सीटें ले जाएगी। मान लीजिए 100% सीटों पर अगर ऐसा हो जाता है तो 100% ये सीटें ले जा सकती है और इसको वोट का परसेंटेज कितना है? 30%। पर 30% वोट ले जाने के बाद भी ये 100% सीटें ले जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर सीटें मिलती हैं, उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, लेकिन सीटें का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। और तो इस तरीके से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस इस मेथड की वजह से वो बहुत अच्छी स्थिति में वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें। ठीक है, लेकिन अगर उसका वोटिंग परसेंटेज देखें तो वोटिंग परसेंटेज कितना था? 45%। 45% वोट या जनता का समर्थन हासिल होने के बाद भी उसको सीटें कितनी मिली? 364, जो कि कितने परसेंट है? 74%। ठीक है, तो 74% सीट जो है, सिर्फ 45% वोट हासिल करने के बाद भी कांग्रेस को जो है इतनी सीटें मिल रही हैं। 74% सीटें उसको मिल रही है। किस वजह से मिल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम की वजह से कांग्रेस को ये फायदा मिल रहा है, जिस वजह से जनता का जो है कम समर्थन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर रही है। तो एफपीटीपी सिस्टम की वजह से कांग्रेस को जबकि मेजॉरिटी ऑफ वोट उसको नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस 3/4 सीटें वो ले जा रही है। जबकि उसको वोट कितने मिल रहे हैं? वोट तो उसको 45% वोट उसको मिल रहे हैं, मतलब 50% भी नहीं है, लेकिन सीटें कितनी है? 3/4। एक बड़ा गैप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बाकी जो पार्टियां हैं वो चूंकि क्या है, वो डिवाइडेड है, वो सब अलग अलग हैं, तो उस वजह से उनका क्या है, उनका वोट बैंक क्या है, वो बट गया। ठीक है, उनके वोट्स क्या है, वो आपस में बट गए, तो उनको सीटों का फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है,
अब सपोज करिए कि बाकी की जो अदर पार्टियां हैं अगर आपस में मिल जाएं तो वो क्या है, वो कांग्रेस को हरा देंगी, और ऐसा हुआ भी। 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जनता पार्टी की सरकार कोई एक पार्टी की सरकार नहीं थी, उसमें काफ़ी सारी पार्टियां शामिल थी जिन्होंने साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को हरा दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी को जो है हार का सामना करना पड़ा पहली बार। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाते हैं पॉलिटिक्स में। और बीजेपी अभी जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो उसको टक्कर देने के लिए अदर पार्टी जो है वो एक साथ आ रही हैं, अपना कोalition बना रही हैं। अभी हमने पिछले इलेक्शन में देखा कि बीजेपी के खिलाफ बाकी जो पार्टियां हैं वो सेकुलरिज्म के नाम पर वो एकजुट हुई, और उनमें ऐसी पार्टियां शामिल थी जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, लेकिन वो एकजुट हुई। और तो इस तरीके से जो अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए पार्टियां एकजुट होती हैं, साठगांठ करती हैं, और वो पावर में आना चाहती हैं, ताकि उनका अपना जो राजनीतिक हित है वो सध जाए, अपना वो पावर में आ जाएं। और सरकारें इस तरीके से बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियां अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाती हैं। तो ये आप देखते रहिए, न्यूज़ में आप देखा करिए जो अभी स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें किस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। बिहार में अभी इलेक्शन हुए, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से कोalition बनते हैं, पार्टियां जीत रही हैं, क्या वो एक ही पार्टी जीत रही हैं या फिर वो उनका उनका कोalition जीत रहा है। तो इससे आपको इस सब चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। तो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे सबके बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉल ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के बारे में। कांग्रेस का जो डोमिनेशन था, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, उसका अंत कैसे हुआ। काफ़ी सारे स्टेट्स में कांग्रेस की हार होती है उसके बाद, और उसके बाद में कांग्रेस फिर से जो है रिस्टोर भी होती है। तो इस सब के बारे में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।